नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जीके बाई मुकेश ढाका यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन स्वागत। लंबे समय से ढाका जी सर के पास में कई अभ्यर्थियों की डिमांड चल रही थी कि जो संस्कृत भाषा जो लेवल द्वितीय में या फर्स्ट में जो संस्कृत भाषा द्वितीय संस्कृत भाषा है उसमें छंद प्रकरण में काफ़ी समस्याएं आ रही थी कई अभ्यर्थियों की। तो ढाका जी सर ने कहा था, तो आज लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और अपने जो लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों में जो जिनके भाषा द्वितीय भाषा संस्कृत जिन्होंने ले रखी है उसमें छंद का एक प्रकरण, छंद का एक टॉपिक है और जिसका एक या दो प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और अभी जो पीछे जो रीट हुई थी उसमें या अन्य पहले भी जो रीट हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो उसमें कई अभ्यर्थियों के वो गलत भी हुआ था। तो लंबे समय से अभ्यर्थियों ने ये मांग की थी ढाका जी सर से कि इसके बारे में हमें कुछ बताया जाए। तो आज आप सभी के साथ में इसका रूबरू होने का मौका मिला है और आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और इस जुलाई माह में आपका रीट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और यही आशा है और इसके लिए आगामी आपको शुभकामनाएं भी है कि आप बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत कीजिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपने जो छंद प्रकरण है, इस छंद प्रकरण में जो दिक्कत जो आती है, एक तो मात्राओं की गणना, एक वर्णों की गणना, और इसमें कोई इतना कोई लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अपने को केवल पहचान करनी है। क्योंकि जो छंद का जो बहुत जो डीप जो ज्ञान होना चाहिए वो तो जो सेकंड ग्रेड संस्कृत से या फर्स्ट ग्रेड संस्कृत से जो देते हैं उनको इतना लंबा चौड़ा उनको वो ज्ञान तो उनको अर्जित करना पड़ता है। लेकिन अपने को सबसे मुख्य बात अपने को पहचान करनी आनी चाहिए छंद की, उसमें छंद कौन सा है और मात्रा की गणना के आधार पर, वर्णों की गणना के आधार पर हम ये सब कर सकते हैं। तो आपको वैसे आपको टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम में आपको ये पूरा पीडीएफ सारा आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी अभी यहाँ पे आपने थोड़ा संक्षेप में करते हुए और जो मुख्य जो छंद की पहचान करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके आधार पे आप बिल्कुल आसानी से ये छंद का जो प्रश्न है इसको बड़ी आसानी से आप इसमें कर सकते हो। इसमें जो मुख्य जो बातें हैं वो एक बार उसको आप बाद में पढ़ लेना, उसमें टेलीग्राम उसमें चैनल में टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। जो सबसे मुख्य बात इसमें मात्राओं की गणना कैसे की जाती है उसके जो नियम है उसको आप समझिए थोड़ा। कि जो पहला जो नियम है कि मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है, यानी कि जो व्यंजन है, व्यंजन यानी स्वर से युक्त होने पर ही व्यंजन बनता है वो जो स्वर से, तो इसलिए उस स्वर के अंदर, व्यंजन के अंदर जो स्वर है उसी को हम उसी के ऊपर मात्राएं लगाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए कि ये व्यंजन इसमें स्वर युक्त है, तो इसमें जो इसको यदि हम आधा इसमें से यदि हम निकालते हैं तो ये इसमें स्वर क्या है, ए स्वर है। तो हमें मात्रा की काउंटिंग किसमें करनी है, इसमें नहीं करनी है, हमें मात्रा की काउंटिंग स्वर पे करनी है। मान लीजिए ये मान लो हमने कर दिया कोमल, तो अब इसके अंदर ये स्वर क्या है, इसमें ओ स्वर है। तो हमें काउंटिंग किस पे करनी है, मात्रा की गणना किस पे करनी है, हमें इस पे करनी, इस पे नहीं करके हमें काउंटिंग करनी है, इसके ऊपर हमें गणना करनी है। तो मात्राएं हमेशा जो गणना है वो हमेशा स्वरों के साथ से की जाती है, इसलिए व्यंजन के ऊपर हम मात्राएं इसमें नहीं लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा बिंदु है कि लघु या ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व भी कहते हैं, जिसको मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जड़ स्वर भी कहते हैं। तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर है यानी कि ये ए, ई, उ, री और लृ, ये संस्कृत का स्वर है लृ। तो यह लघु स्वर है, इनके साथ में सदैव लघु मात्रा यानी खड़ी पाई के रूप में मात्रा लगाएंगे, जिसको हम एक गिनेंगे, जिसकी गणना हम क्या करेंगे, एक के रूप में करेंगे। और जो दीर्घ स्वर है, जिसमें दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, दीर्घ स्वर री है, ये ए, आई, ओ, औ,
ये दीर्घ स्वर है, तो इनको हम मात्रा यानी जो एस के आकार का, यानी ये एकदम पूरा एस के आकार में ऐसा होता है, जो इसके संस्कृत का अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, संस्कृत का अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जो प्लुत स्वर, जैसे प्लुत स्वर होता है तो अवग्रह चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसको आप चाहे अंग्रेजी का अक्षर एस मान लो कि एस लगा के इसको हम 2 के रूप में गिनेंगे, यानी जब शब्द जो भी शब्द है उसके ऊपर मात्रा लगानी है हमें, तो ये हमें, ये तो लघु स्वर है तो इसके ऊपर 1-1, और ये दीर्घ स्वर इसलिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम एस लगा के इसको हम 2 गिनेंगे। तो दीर्घ स्वर में हम 2 एस लगाएंगे, उसको हम 2 गिनेंगे, और लघु स्वर में 1 लगा के हम उसको 1 गिनेंगे। उसके बाद में यदि किसी स्वर के तुरंत बाद संयुक्ताक्षर, आधा अक्षर, हलंत वर्ण या विसर्ग, बस आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है अभ्यर्थियों की, जो दिक्कत आ रही है वो यहीं भी आ रही है। वो क्या, जल्दबाजी में आधे अक्षर को उसमें आगे वाले में जोड़ के उसको दीर्घ स्वर मानना भूल जाते हैं, इसलिए मात्राओं की काउंटिंग में दिक्कत आ रही है। तो इस बात का ये तीसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। और संस्कृत में क्या है कि संस्कृत में तो जो अंत में आपको पता है लगभग ऐसे मैं आता है, या तो ऊपर सीधा लग जाता है, ठीक है, या फिर ये मैं अंत में मैं आता है, तो ये आता है विसर्ग में। संस्कृत में विसर्ग आता है, बालिका है, बालिका हा, विसर्ग आता है। तो उसको कई बार विसर्ग को वो उसमें काउंटिंग करना भूल जाते हैं, मात्रा की गणना में उसको भूल जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए ये जो तीसरा पॉइंट है इसको आप ध्यान देना। इसमें देखिए यानी कि संयुक्ताक्षर में जैसे मान लीजिए ये संयुक्ताक्षर है, छत्र गे स्र, ये संयुक्ताक्षर है। इसके अलावा और भी आधा व्यंजन, उसके बाद में पूर्ण व्यंजन, वो भी एक प्रकार से क्या आता है, संयुक्ताक्षर के रूप में उसको मान लिया जाता है। मान लीजिए ये ऐसे आ गए। अब यहाँ पे ये जो संयुक्ताक्षर है इसका मतलब क्या है, इसमें ये किससे बना हुआ है, क्या आधा, और इसके बाद में ये श से मिल के बना हुआ है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे, मतलब इसको एक प्रकार से इसका स्थान अभी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमने खोल के लिखा है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये कि किसी भी स्वर के बाद में, स्वर के इसमें लय के अंदर क्या मिला हुआ है, लय के अंदर ये ए स्वर है, ठीक है, ए। तो यदि स्वर के बाद में संयुक्ताक्षर या आधा अक्षर, ये आधा अक्षर आ गया, इस स्वर के बाद में आधा अक्षर आ गया, और हलंत वर्ण या कोई हलंत वर्ण हो या विसर्ग हो, विसर्ग वाली बात भी उसमें आएगी। मान लो ये और आ गया, यहाँ पे विद्वान है, ये आगे से, तो ऐसा हो तो लघु स्वर होते भी वो दीर्घ स्वर में काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो ये लक्ष्य है, यानी लक्ष्य को हमने ऐसा खोल के लिख दिया, ये लक्ष्य ऐसा है, ये लक्ष्य शब्द है, ठीक है। मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। ये लक्ष्य है। अब इसमें स्वर के तुरंत बाद हलंत वर्ण
या संयुक्ताक्षर हो, कोई भी हो, तो इसका मतलब ये लघु स्वर होते भी, ये स्वर लघु है तो इसको हम क्या काउंट करेंगे, इसको हम दीर्घ काउंट, मतलब इसके साथ में आ जाएगा तो ये दीर्घ स्वर का काउंट होगा, इसको हम दीर्घ स्वर मानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये है तो ये लघु स्वर है, ई की मात्रा छोटी है तो इसमें हमें स्वर के ऊपर मात्रा लगानी है, तो वैसे में कोई मतलब नहीं यहाँ पे। और इसको जब हम खोलेंगे तो द, हलंत और फिर वाह, तो इसका मतलब ये ई के बाद में हलंत है या आधा अक्षर है द, तो ये इसमें काउंट होते हैं। ये विद्वान में ये क्या हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा। और ये वाह तो है ही है यहाँ पे, ये वाह यहाँ पे, तो ये गुरु हो जाएगा। और ये अब विसर्ग आ गया तो विसर्ग यानी स्वर के बाद तुरंत विसर्ग हो तो भी वो फिर क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लघु स्वर के बाद में हलंत वर्ण हो, आधा अक्षर हो या संयुक्ताक्षर हो या विसर्ग हो तो वो लघु स्वर होते हुए भी वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। और यदि पहले से दीर्घ है तब तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन लघु स्वर है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर मान लिया जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है, यदि ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार प्रयुक्त होता है, ह्रस्व स्वर लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर उसके ऊपर यदि अनुस्वार है तो वो लघु होते हुए भी दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे ये संकल्प है, ये लघु स्वर है, है इसके अंदर ए लघु स्वर है और इसके ऊपर ये अनुस्वार है तो भी ये, इसलिए ये क्या काउंट हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर काउंट हो जाएगा। लघु स्वर होते हैं इसको हम दीर्घ मानेंगे और इसके ऊपर हम गुरु की मात्रा लगाएंगे, गुरु मात्रा यानी ऐस के आकृति का चिन्ह लगाएंगे जिसको हम 2 गिनेंगे। उसके बाद में यदि वो अनुस्वार है तब तो हम दीर्घ स्वर काउंट करेंगे। और यदि वो चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, यदि मान लीजिए ये संकल्प ऐसा होता, ये ऐसा हो मान लो, तो इसको ये चंद्र बिंदु है तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, इसको हम ये काउंट ना करके इसको लघु स्वर काउंट करेंगे, यानी इसके ऊपर हम 1 मात्रा लगाएंगे। और यदि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर के ऊपर अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है तो वो दीर्घ तो स्वर पहले से दीर्घ है तो वहाँ पे वो 2 ही काउंट होगा। यदि लघु स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तब तो मात्रा 1 काउंट करेंगे। और यदि लघु स्वर के ऊपर अनुस्वार है तो मात्रा 2 यानी एस लगाएंगे, इसको हम 2 गिनेंगे। और लघु स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु है तो मैं गिनेंगे। और यदि दीर्घ स्वर के ऊपर चाहे अनुस्वार हो चाहे चंद्र बिंदु हो तो भी हम क्या काउंट करेंगे, 2, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी वो दीर्घ स्वर है। उसके बाद में ये 5वां पॉइंट देखिए, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को लघु गुरु माना जा सकता है। और संस्कृत साहित्य में चरण को अंतिम वर्ण प्राय गुरु माना जाता है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत साहित्य में कभी कभी क्या होता है कि यदि मान लो मात्राएँ नहीं बैठ रही हो तो किसी चरण का अंतिम जो वर्ण है उसको गुरु मान के मात्रा का बराबर कर दी जाती है। हालांकि इसकी अपनी संभावना बहुत कम है, ऐसा पेपर बनाने वाला विवाद इस परिस्थिति में आना नहीं चाहता है, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है। फिर भी ध्यान रखना कि मान लो 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में यानी कि एक श्लोक होता है, श्लोक के बीच में कोमा आती है जिसको हम यति बोलते हैं, विश्राम जहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे हम जिसको हम यति बोलते हैं। तो यति के बाद में आगे बढ़ते हैं तो यति से पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ, बीच में कोमा आ गई, फिर यहाँ आ गई और ये 1 लाइन, फिर वापस लाइन आई, फिर कोमा और फिर आके ये 2 लाइन हो गई, ऐसे दोहा बनता है, श्लोक बनता है। तो ये 1 चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण है। और बीच में जो कोमा आती है इसको हम बोलते हैं यति, अर्थात विश्राम लेना, थोड़ा सा विश्राम लेना। और गति क्या होती है, आरोह अवरोह है, अर्थात यति और गति जो शब्द उसको आपको इस PDF में मिल जाएगी, उसमें आप इसका अध्ययन करना, क्योंकि वीडियो थोड़ा आगे अपने छंद थोड़ी ज़्यादा, इसलिए वो नियम आपको बताए नहीं, वो आप पढ़ लेना। बस आपको इतना ध्यान रखना 4 चरण का मतलब क्या है, 4 बाद या चरण, यानी कि जो कोमा लगती है वहाँ उसे यति बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं वो, और इसका आरोह अवरोह होता है वो आगे, ये तो इसमें 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इन चारों चरणों में मान लो किसी में अंतिम ये मात्रा यहाँ पे लघु है तो कभी कभी उसके ऊपर स्वराघात या बलाघात करके उसके ऊपर उच्चारण में उसके ऊपर जोर देके उसको दीर्घ स्वर के रूप में उसको काउंट कर लिया जाता है और मात्रा वैसे बराबर कर दी जाती है। इसकी संभावना हालांकि अपने बहुत कम आएगी, ऐसी दिक्कत अपने आएगी नहीं। अब देखिए ये बात आती गण, क्योंकि वर्णिक छंदों में हमें गणों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो अभी तक जो ऊपर वाली बात थी मात्रा का नियम, वो मात्रिक छंद में आता है, क्योंकि संस्कृत जो साहित्य में वैदिक साहित्य, क्योंकि लौकिक जो साहित्य है
लौकिक साहित्य में छंद के दो भेद होते हैं, एक तो मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद। तो ये वो मात्रिक जो नियम थे वो मात्रिक छंद में थे। अब वर्णिक छंद में आते हैं ये गण। तो वर्णिक छंदों में इस गण के बारे में अपने को जानना है। तो देखिए, 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं और छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने जाते हैं। छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने जाते हैं और जिसका निर्धारण सूत्र, ये इस सूत्र के आधार पर इसका निर्धारण होता है। हिंदी में इसको ये माता राज भान शलगा, और यहाँ पे संस्कृत में ये माता राज भान शलगम, क्यों ये हलंत है तो हलंत आगे वाले में काउंट होते हैं, ये अपने आप क्या हो जाते हैं, अंत में ये गुरु हो जाता है। इसलिए तो अब इसमें क्या होता है, 3-3 वर्णों के समूह को हम क्या 3-3 वर्णों के समूह का एक जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बना के फिर उसका मात्रा के आधार पे, उसी का आगे वाले अक्षर के आधार पे उस गण का नामकरण कर दिया जाता है। तो देखिए, 3 वर्णों का समूह को हम गण कहते हैं। तो गण कैसे बनाते हैं, ये 3 जैसे ये लिया तो यहाँ पे 3 का लिया, ये माँ ता, ये माता। अब देखिए कि मात्रा लगानी है। जैसे ये लघु स्वर है तो लघु, माँ आ की मात्रा तो गुरु और ता गुरु, ठीक है। अब इसमें पहले वाला अक्षर है, इसके हिसाब से इसका नामकरण कर दिया, इसके आगे गण जोड़ दिया जाएगा शब्द। तो ये क्या हो गया, ये गण। उसके बाद में आगे ये 3 हो गया, फिर यहाँ से 3 चलेंगे अपने, फिर ये आएगा मातारा। अब यहाँ पे मात्रा लेंगे, तीनों में दीर्घ स्वर है तो गुरु गुरु गुरु, और इसको मैं के आधार पर इसका नाम हो गया मगण, मैं के आधार पर इसका नाम हो गया मगण। उसके बाद में फिर 3 का जोड़ा लेंगे, ये आगे 3, तो ये हो गया ताराज है। तो ये तीनों के 2 यहाँ पे ता, रा और जय लघु स्वर है, तो ये तय से इसका नाम हो गया तय, आगे वाला वर्ण तय, तो इसका गण जोड़ दिया इसके साथ में, तो ये हो गया तगण। उसके बाद में फिर आगे चलेंगे, राज है भा, आगे 3 बढ़ेंगे तो रा जय भा। तो यहाँ पे रा दीर्घ स्वर है गुरु, जय लघु स्वर है और भा गुरु स्वर है, आ की मात्रा है इसलिए गुरु स्वर है, और रा के आधार पर इसका नाम कर दिया रगण। उसके बाद में जय भा ने, ये जय भान, तो जय लघु स्वर है, फिर भा गुरु स्वर है और न लघु स्वर है, तो इसका जय के आधार पर इसका नामकरण कर दिया जगण। जगण। उसके बाद में फिर यहाँ पे भा नैस है, ये भा आगे वाला जोड़ लीजिए अपने, भा न से, तो भा दीर्घ स्वर है, न लघु स्वर है और ये स लघु स्वर है, तो इसका वैसे इसका नाम हो गया भगण। उसके बाद में न स ल, तो इसमें तीनों लघु स्वर है, तो ये नस्ल का ये हो गया और न से इसका नाम हो गया नगण। उसके बाद में स ल गा, तो ये हो गया सलगा। अब इसमें लघु और ये गुरु, तो इसका सहसिस का नाम हो गया सगण। अब देखो अंत में बचा, क्योंकि 3 वर्णों का समूह, तो 3 वर्ण लास्ट में बचे नहीं, क्योंकि तो ल और गा ये 2 बचे, तो इसका मतलब ल का मतलब एक है, तो लघु और गा के ऊपर गा दीर्घ स्वर इसलिए गुरु हो जाएगा, तो अंत में एक लघु और एक गुरु अंत में बचता है। यानी जब हम वर्णों के कई बार वर्णों की गणना करते हैं, उसके ऊपर जब वर्णों की गणना क्या बाद में देखते हैं गण कौन कौन से, तो देखते हैं कि इस छंद के प्रत्येक चरण में जगण भगण रगण ऐसे होता है, तो वो उसके आधार पे अंत में एक लघु और गुरु, यानी जो सवैया छंद होता है, जैसे हिंदी के अंदर जो सवैया छंद है, तो सवैया छंद में 22 से लेकर 26 तक की मात्राएं होती है, तो वहाँ पे ऐसे आता है 8 सगण, अंत में एक लघु और गुरु,
यानी उसके जो लक्षण याद करने होते हैं कि 8 सगण अंत में लघु और गुरु। तो वो लघु गुरु इसलिए बचते हैं क्योंकि ये अंत में यहाँ पे जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए अंत में लघु और गुरु यहाँ पे बच जाते हैं। तो इस प्रकार अपने ये मुख्य रूप से आपको ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र के आधार पर ये 3 के जोड़े बना के फिर आप ये मात्राएँ लगा के देख सकते हैं। और गुरु है तो गुरु, लघु तो लघु, उसके आधार पे आगे वो गणों की गणना करते हैं। हालांकि आपके इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपने इतने कोई वो ऐसे नियम वाले कोई छंद अभी संस्कृत में नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे उनका गण याद रखने पड़ेंगे कि 4 जगण होते हैं, 5 भगण होते हैं, ऐसे वो इतना आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं अपने छंदों की। जो अपने छंद कौन कौन से हैं, तो अपने मात्रिक छंदों में एक छंद है। संस्कृत में आपको जो तैयार करना हो एक छंद याद रखना है। मात्रिक छंदों में आपके एक छंद है, बाकी अपने वर्णिक छंद है। तो मात्रिक छंद में देखिए एक छंद है, जैसे हिंदी में दोहा और सोरठा होता है वैसे ही संस्कृत में आर्य छंद एक प्रकार से दोहा छंद के जैसा है और इसके 4 चरण है। और देखिए ये आर्य छंद संस्कृत पद्य का मात्रिक छंद है, यानी इसमें मात्राओं की गणना आपको करनी है। मात्राओं की गणना जैसे हमने पहले नियम पढ़े थे उसके आधार पे मात्राओं की गणना करनी है। और जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में, पहला और तीसरा चरण यानी 4 चरण मैंने आपको बताए थे कि जैसे ये कोमल लगी, फिर दूसरा एक पहला चरण, दूसरा चरण, और फिर ये तीसरा कोमल लगी, और फिर ये चौथा चरण, ये तीसरा चरण, और फिर अंत में ये, यानी श्लोक जिस श्लोक होते हैं या अपने हिंदी में दोहे होते हैं वैसे चाहे जहाँ पे कोमा आती है, यति आती है, फिर आगे वो बढ़ते हैं गति आती है। तो यहाँ पे ये तो इसमें जो पहला और तीसरा चरण है यानी विषम चरण है। पहला और तीसरा विषम संख्या 1 और 3 विषम संख्या होती है और 2 और 4 सम संख्या होती है। तो विषम संख्या यानी विषम चरण जो होते हैं 1 और 3, इसके मात्रा होती है 12 और सम चरणों में 2 और सम चरण कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। तो इस दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। तो देखिए कि तृतीय चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है और दूसरे में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। तो ये आर्य छंद के लक्षण हैं। इन लक्षणों को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका ये जो सूत्र है, श्लोक है, श्लोक में ये सारे ये नियम बताए, इसको अपने इतना कोई अभी डीप नहीं जाना है। अपने को ये ध्यान रखना है मात्रिक छंद अपने एक ही है और वो यदि मान लो कि आता है तो आपको मात्रा गणना करके देखनी है। और क्योंकि वर्ण गिनोगे तो वो संख्या मिलेगी नहीं, तो संख्या नहीं मिलेगी तो क्लियर है कि मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में आपको मात्रा लगा के देखनी है। और यदि मान लो कि पहली लाइन में, इस पहली एक लाइन में यदि मान लो 30 आ गई, 30 यानी 12 आते हैं, आपको मान लो कोमा बीच में नहीं आ रही, मान लो ये जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है मात्रिक छंद का। ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। अब इसमें यति कहाँ पे है, मतलब 12 मात्राएं कहाँ पे, जहाँ पे 12 मात्राएं आती है वहाँ पे यति आती है, उसके बाद आगे वो बढ़ती है तो वहाँ पे 18 मात्राएं आती है। तो अपने को पहले यति का मान लो यदि कोमा लगी हुई नहीं आती परीक्षा में तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अपने को बस मात्राएं लगा के उसकी काउंटिंग करनी है। यदि मान लो कि 30 आ रही है तो 30 आ रही, इसका मतलब ये आर्य छंद है। और नीचे वाले में फिर 12 और यानी 27 आ रही है, 27 ऊपर वाली लाइन में 30 मात्राएं पूरी यहाँ तक और नीचे वाले में 27 मात्राएं आती है। तो इसका मतलब समझ जाना मात्रिक छंद है। क्यों मात्रिक छंद आपके एक ही है, 30 और 27 मात्राएं आती है तो मात्रिक छंद है। और उसमें फिर जहाँ पर 12 काउंट करनी, 12 यदि गिन के देखनी, 12 आ गई तो वहाँ कोमा लगा दीजिए, यति आ गई, उसके बाद में आगे फिर 18 आ रही तो वो क्लियर हो गया कि 12, 18 और 12 और 15 भी यति गति आती है। यानी कि विषम चरणों में 12 और सम चरणों में दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं आ रही है। इसका मतलब वहाँ पे आर्य छंद है। तो एकमात्र छंद आपके मात्रिक छंद जो आपके पाठ्यक्रम में है वो आर्य छंद है। तो देखिए मात्राएं की गणना हम करके देखते हैं। ये आ दीर्घ स्वर है तो हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, गुरु, यानी कि गुरु अस के आकार का चिन्ह लगाएंगे जिसको हम 2 गिनेंगे, जिसको गुरु मात्रा बोलते हैं। और ये ए है और ये री ई छोटा है और ये ओ
ये री छोटा है लघु स्वर, और ये दीर्घ स्वर, और ये दीर्घ स्वर, और ये द हलंत है। तो ये हलंत इसलिए आगे वाले में, यदि मान लो ये ए होता, लघु स्वर होता, तो फिर ये द इसमें काउंट होते ही ये दीर्घ स्वर बन जाता। अभी ये भी वैसे भी दीर्घ स्वर है, और द हलंत स्वर के लघु स्वर के बाद में यदि हलंत वर्ण आता, आधा अक्षर आता, तो आगे वाले में काउंट हो जाता। लेकिन ये पहले से दीर्घ स्वर, इसलिए इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में ये ई छोटा है तो लघु स्वर, ऊ छोटा है लघु स्वर, और ये ऊपर अनुस्वार आ गया, और लघु दीर्घ स्वर भी है, अनुस्वार भी आ गया, तो ये दीर्घ स्वर, और ये लघु स्वर, और ये दीर्घ स्वर, और ये लघु स्वर। अब देखो कि स्वर के बाद, लघु स्वर के बाद में नए आधा अक्षर आ गया, तो आधा अक्षर आ गया इसलिए ये इसमें काउंट होते ही क्या हो जाएगा, ये गुरु स्वर हो जाएगा। और आई की मात्रा ये गुरु स्वर है। ये इसमें देखिए, इसमें प आधा और र, यहाँ पे शब्द टूट गया, शब्द को टुकड़े हो गए, यहाँ पे अलग, ये शब्द अलग हो गया, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और ये मात्रा इसके ऊपर लग रही है, तो ये लघु स्वर, और ये ओ की मात्रा तो ये दीर्घ स्वर, और ये लघु स्वर, और ये। अब इसमें देखिए ये किससे बनता है, जय, और अभी इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है यहाँ, तो ये आधा स्वर है, ये लघु स्वर, ई लघु स्वर है। लेकिन इसमें ये काउंट हो, ये आधा है, इसका हम तोड़ के देखा तो ये संयुक्ताक्षर आ गया, यानी लघु स्वर के बाद में संयुक्ताक्षर आ रहा है, तो संयुक्ताक्षर आ रहा है इसलिए लघु स्वर दीर्घ स्वर काउंट हो जाएगा। तो अभी ये वी ई छोटा है, लेकिन इसमें ये ज इसमें काउंट होते ही क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। और ये पहले से आ है तो ये दीर्घ स्वर, और ये अंत में अनुस्वार लगा हुआ है तो ये दीर्घ स्वर। अब इसमें मात्रा की गणना कीजिए आप, 2 3 4 6 8 9 10 11 12, इसका मतलब ये 12 आते हैं यहाँ पे, आप यति यानी कोमा लगा लीजिए। अब आगे देखो 18 आनी चाहिए मात्रा कि 1 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 मात्राएं आ गई, और ये आ गई 12, तो 12 और 18 कितने हो गए, 30, यानी कि 30 सीधी मात्राएं आ गई। तो समझ जाओ आर्य छंद है, 30 मात्राएं यदि आ गई तो आर्य छंद है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि लघु स्वर के बाद में आधा अक्षर, हलंत वर्ण, संयुक्ताक्षर यानी छत्र गे स्र, इनमें से कोई आ जाए तो लघु स्वर को दीर्घ स्वर करके काउंट करना है। और अंत में यदि लघु स्वर विसर्ग आ रहा है तो उसको भी आपको दीर्घ स्वर काउंट करना है। और लघु स्वर के बाद में यदि विसर्ग मतलब अनुस्वार आ रहा है लघु स्वर के ऊपर तो भी दीर्घ स्वर काउंट करना है। चंद्र बिंदु आ रहा है तो लघु स्वर काउंट करना आपको। और यदि लघु स्वर के बाद विसर्ग आ रहा है तो भी आपको उसमें दीर्घ स्वर काउंट करना है। इस बात का मुख्य ध्यान रखना, बाकी फिर आपके कोई गलती नहीं आएगी। अब आगे देखिए, ये लघु 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 लघु। अब इसमें देखिए, इसको हम जब देखते हैं तो क और ये सी, ये तो ये ई की मात्रा छोटी है तो इसमें काउंट होते ही क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। और ये छोटी मात्रा लघु, और ये ता गुरु, और ये आधा इसमें इधर भी आ जाए, ये दीर्घ है, फिर इसमें आ जाएगा, पहले से दीर्घ है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर ये इसमें आ रहा है, इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये आधा इसमें आ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए, इसको जब हम खोलते हैं तो ये ऐसे बनता है, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा ये में, तो ये दीर्घ हो जाएगा। फिर इसके अंदर ये और है आधा, ये तो ये इसमें काउंट होता है ये गुरु, और फिर लघु, और ये अनुस्वार इसके ऊपर लगा गुरु, और ये गुरु, और अंत में ये गुरु। विसर्ग है, विसर्ग के पहले लघु स्वर तो वो गुरु हो जाएगा। इसमें काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 यानी यहाँ पे कोमा आ गई, यति आ गई। फिर आगे देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गई 15। तो इधर 12 और इधर 15, तो 12 और 15 कितने हो गए, 27। यानी कि यदि दूसरी लाइन में 27 मात्राएं आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे आर्य छंद है। पहली लाइन में यानी पहले और दूसरे चरण को मिलाकर यदि 30 मात्राएं आ रही है, और तीसरे और चौथे चरण को मिलाने पर 27 मात्राएं आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे आर्य छंद है। बस आपको मात्राएं, इस मात्रिक छंद एक ही है और मात्राओं की गणना आपको करनी है। ऐसा हो रहा है तो फिर आपको उसमें ऑप्शन में जो भी ऐसा आता है, तो फिर ऑप्शन में यदि आर्य छंद दिया हुआ है तो फिर आपको आर्य छंद उसमें करना है। तो ये तो बात है अपने इसमें मात्रिक छंद की।
अब बात करते हैं अपने इसमें अब बात करते हैं अपने वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद की बात करते हैं कि इसमें हमें मात्राओं की गणना नहीं करनी है, इसमें हमने वर्ण गिनने हैं, अपने को वर्ण गिनने हैं। अब वर्णों की गणना के बारे में आपको बता दूं कि वर्ण केवल अपने को स्वर युक्त जो व्यंजन है उन्हीं को अपने गिनना है, और उसमें हलंत युक्त आधा अक्षर उसको अपने को बिल्कुल काउंट नहीं करना, मतलब उनको ऐसे छोड़ना है, वो उसकी अपने काउंटिंग नहीं करनी है। तो देखिए, अपने सबसे पहले छंद आता है वर्णिक छंदों में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद यानी कि ये 32, इसमें 32 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण या पाद में 8 वर्ण होते हैं। यानी कि जो मान लीजिए श्लोक आ गया, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई कोमा, ठीक है, यहाँ पे कोमा आ गई, मतलब यहाँ पे यति, ऐसे यति आ गई। अभी अंदाज से बता रहा हूँ, आपने कोई गिने काउंट नहीं किया, बस आपको गणना की नहीं है, बता रहा हूँ। ऐसा यदि कोमा आ जाती है और कोमा आ जाती है, यदि कोमा नहीं आ रही है तो फिर आपको, यदि मान लीजिए कोमा नहीं आई तो फिर आप पहले इसको काउंट कीजिए, मतलब इन वर्णों को काउंट कीजिए। याद है, इसको नहीं गिनना अपने को जो पूरे वर्ण है, मात्र जिसके ऊपर स्वर लगा हुआ है, स्वर युक्त व्यंजन है, उनको ही काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 आ गए, कोमा लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, याद है इसलिए इसको अपने काउंट नहीं करना है। ये 8 आ गए, इधर 8, इधर भी 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यह कोमा आ गई, इधर 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 आ गए। तो ये एक प्रथम एक चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। यानी प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। तो यदि 8 वर्ण वाला एक ही वर्णिक छंद है अपने कोर्स में, 8 चरण वाला यानी 8 वर्णों वाला एक ही छंद है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिस चरण के, यानी आपको काउंटिंग करनी है, यानी कि इस लाइन में 16 आ रही है, इस लाइन में 16 आ रही है, और 8 आते कोमा लगा दो, इधर 8 इधर 8 ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे वर्णिक छंद है। और वर्णिक में कौन सा? अनुष्टुप। बस आपको ध्यान रखना है, अनुष्टुप छंद 8, अनुष्टुप ए और 8, अनुष्टुप 8 छंद, 8 वर्ण, यानी कि 8 वर्ण, जिस चरण के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण, इसका मतलब वहाँ पे अनुष्टुप छंद है। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे अब इसके बाद ये जो नियम है, इस नियम का भी अपने को कुछ नहीं करना है, इन नियमों का अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने को बस काउंटिंग करनी है। 8 वर्ण आ रहे हैं, 16 यानी 32 आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे अनुष्टुप छंद है। जैसे ये उदाहरण देखिए, इसमें पहले अपने को करना क्या, अपने को वर्ण गिनने, मात्रा का अपने कोई मतलब नहीं है, वर्ण गिन के देख लीजिए। 1 2, बस आधे अक्षर को नहीं गिनना है, पूरे अक्षर को, स्वर युक्त व्यंजन को गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हलंत है, इसलिए ये 8 कोमा आ गई यहाँ पे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर 8 इधर 8, 16 हो गई, इधर दोनों मिला के 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। तो ये 8 होने पर ये बराबर ये हो गए अपने 16, बस 16 वर्ण आ गए, 8 प्रत्येक चरण में 8 आ गए। यदि आप वर्ण गिन लो, कोमा लगी हुई नहीं, तो यति लगा दो, 8 के आते ही यति लगा दो, फिर आगे और 8 आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद में जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण हो, और कुल मिला के वो चारों 8 चौक 32, 8 × 4 32 हो गए, तो वहाँ पे आपके अनुष्टुप छंद है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 8 के बाद में आता है अपने 11 वर्ण वाले छंद, ठीक है, 11 वर्ण वाले छंद है। तो 11 वर्णों में 3 छंद है। 8 के बाद में 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ठीक है, 8 के बाद में सीधा 11 है, आपको वो चक्कर नहीं पड़ेगा। 8 के बाद में सीधा 11 है, 9 10 वाला कोई चक्कर नहीं है। तो ये इसमें उपेंद्र वज्रा उपजाति, ठीक है, ये तीनों समवर्णिक छंद है। समवर्णिक मतलब चारों चरणों में समान वर्ण हो, समान संख्या हो, इसलिए वो समवर्णिक हो गए। तो समवर्णिक छंद है ये। तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है कि 11 वर्ण आ रहे हैं,
यदि 11 वर्ण आ रहे हैं, एक चरण में 11, दूसरे में 11, तीसरे में 11, चौथे में 11, तो 11 चौक 11 इंटू 4 यानी 44 वर्ण। ठीक है, तो 11 वर्ण आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ आओ कि या तो इंद्र वज्र है, या उपेंद्र वज्र है, या उपजाति। और ऑप्शन में आपको जब ये छंद आएगा तो निश्चित ही आपको तीनों ऑप्शन तो ये देगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन एक कोई भी दे सकता है। तो अब आपको देखना है कि 11 वर्ण तो तीनों में आ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो हमें अब तीनों ऑप्शन में तीनों आएंगे, तो हमें पहचान करनी कि इसमें कौन सा है, इसमें इंद्र वज्र है, या उपेंद्र वज्रा माने, या उपजाति माने। तो इसकी मैं आपको पहचान बता दूं, बहुत ही संक्षेप में, बस आपको पहचान ध्यान में रखनी है। तो यानी सबका ये जगण इसमें इतने तगड़ होते हैं, इतने जगण इसमें अभी आपको नहीं जाना, बस आपको ध्यान रखना है कि 11 वर्ण आ गए, इसका मतलब इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, या उपजाति, इनमें से कोई एक है। अब है कौन सा, इसके लक्षण देख लीजिए। तो इसमें देखिए इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है कि प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण गुरु होता है। यदि मान लो जो श्लोक आया उसमें 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण का पहला वर्ण यदि गुरु है, ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी, इंद्र वज्रा के ऊपर भी अपने मात्रा लगा के देखें तो देखो ई के ऊपर अनुस्वार, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, काउंट गुरु। ठीक है, यानी इंद्र वज्रा के नाम के ऊपर भी हम लगा के देखें तो ई दीर्घ स्वर है, क्यों, ई के ऊपर अनुस्वार है इंद्र। ठीक है, यानी ई को यदि इंद्र को यदि हम ऐसा लिखे, मान लीजिए यदि ऐसा भी लिखे, ऐसा करें तो भी ये आधा इसमें काउंट होता है, ये क्या हो जाएगा, ये गुरु। तो इंद्र वज्रा में अनुस्वार गुरु स्वर लगता है। इसका मतलब कि जिस छंद के प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण में, यानी पहले तो शर्त क्या है कि 11 वर्ण है। ठीक है, अब 11 वर्ण, तो 11 वर्णों जिस प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो उस चरण का प्रथम जो वर्ण है उसमें उसका यदि प्रथम जो अक्षर है, प्रथम वर्ण है, वो गुरु है, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा, इंद्र वज्रा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या है कि प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण लघु स्वर होता है। प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण क्या होता है, लघु स्वर। इसमें भी आप देख लीजिए ऊ छोटा है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, ऊ छोटा है, तो इसके ऊपर भी हम लघु लगाएंगे। तो प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण यदि लघु है, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा है, उपेंद्र वज्रा। ठीक है, इंद्र वज्रा का मतलब है कि प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण गुरु, और प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण यदि लघु है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा। वैसे भी इंद्र, और जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री छोटा है, तो उप प्रधानमंत्री बड़ा है, तो उसको वहाँ पे गुरु, और प्रधानमंत्री तो गुरु, तो ये इंद्र बड़ा है, और उपेंद्र यानी इंद्र का छोटा, तो लघु, एक मात्रा लगाएंगे वहाँ पे। उसके बाद में आती है उपजाति छंद। यानी इसका मतलब क्या है कि चारों चरणों में प्रथम वर्ण लघु या गुरु कोई सब हो सकता है। यानी जैसे 4 चरण है, 4 चरण में मान लीजिए 4 चरण का प्रथम वर्ण किस में, पहले चरण का प्रथम वर्ण लघु आ गया, और हो सकता है दूसरे चरण का प्रथम वर्ण गुरु आ गया, फिर तीसरे चरण का प्रथम वर्ण वापस लघु आ गया, और चौथे चरण का प्रथम वर्ण वापस गुरु आ गया, या 3 गुरु और चौथे चरण में अंत में आ गया लघु। ऐसे मतलब अलग अलग हो, चारों चरणों में अलग अलग हो। पहले वर्ण में प्रथम चरण का प्रथम वर्ण गुरु आ गया या लघु आ गया, दूसरे में गुरु आ गया, या तीसरे में लघु आ गया, चौथे में गुरु आ गया, या उल्टा हो गया। तो इसका मतलब मिक्स नहीं है, क्योंकि इंद्र वज्रा में तो सभी चरणों का प्रथम वर्ण क्या आएगा, गुरु आएगा। उपेंद्र वज्रा में चारों चरणों का प्रथम वर्ण क्या आएगा, लघु आएगा। और यदि मिक्स है, कहीं पे लघु, कहीं पे गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, ऐसा आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे उपजाति है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। पहले आपको क्या करना है, यदि ऐसा ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, इसका मतलब वहाँ पे निश्चित ही ये इनमें से कोई 11 वर्ण वाला छंद, पहले आपको वर्ण गिनने 11 आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया कि इनमें से तीनों में से कोई है। अब है कौन सा वो देखना है। तो चारों चरणों में आप पहले अक्षर के ऊपर देख लो, यदि दीर्घ आ रहा है, गुरु स्वर आ रहा है, तो गुरु आ रहा है, इसमें वहाँ पे इंद्र वज्रा। और यदि चारों चरणों का प्रथम वर्ण यदि लघु आ रहा है, तो इसका मतलब उपेंद्र वज्रा। और यदि चारों चरणों में पहले 2 में लघु आ गया, फिर तीसरे में गुरु आ गया, फिर वापस लघु आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे उपजाति है। बस इतना ध्यान रखना है। और इसमें आपको कोई ज़्यादा, बस आपको पहले वर्ण गिनने 11 आ गए तो क्लियर है कि इसका मतलब इन तीनों में से कोई है। अब तीनों में से है कौन सा वो देखना है, अपने को पहचान वो करनी है। तो इसकी पहचान शॉर्ट आपको बता दी कि यदि चारों चरणों का प्रथम वर्ण यदि गुरु है तो इंद्र वज्रा, और लघु है तो उपेंद्र वज्रा, और यदि मिक्स है
तो इसका मतलब वहाँ पे उपजाति है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए इंद्र वज्रा में, देखिए ये यहाँ पे देखिए, इसको अब यदि हम खोलें, इसको खोल के लिखे तो ये आधा है, तो आगे वाले में काउंट होता है, ये क्या हो जाएगा, गुरु। ठीक है, और ये कौम आ गई, यति आ गई, और इसके बाद में ता है तो ये गुरु, और ये जा गुरु, और ये इसमें पे आधा और रे और फिर तय आधा। ठीक है, ये तो इसमें काउंट होते ही क्या हो जाएगा, ये गुरु। तो चारों चरणों में प्रथम वर्ण क्या आ गया, गुरु आ गया ना, कि जिस छंद के 4 चरण हैं, और पहले तो ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गए। और ऐसे नीचे वाले में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोमा यति लगा दी। मान लीजिए नहीं हो तो भी 11 होते आप कोमा लगा देना। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आ गए तो क्लियर है कि इन तीनों में से कोई है। अब देखना है कि प्रथम वर्ण के ऊपर यदि गुरु स्वर आ रहा है तो क्लियर है, गुरु स्वर आते हैं, इसका मतलब वहाँ पे आपको ये इंद्र वज्र आपको मानना है। इसी प्रकार उपेंद्र वज्र की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आते हैं, को यति लग गई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्यों यह आधा है और इसमें ये भी आधा है। ठीक है, तो ये आधा है, यह सही अंत में जैसे निषाद स्यात आत्मसात ऐसे वो आते हैं, वो हलंत है, तो ये 11। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आ गए। अब अपने को देखना है 11 वर्ण आ गए, पता चलेगा 11 इसका मतलब इनमें से कोई है। अब देखना है कि प्रथम वर्ण, प्रत्येक चरण का ये 4 चरण है। प्रथम चरण यहाँ पे देखिए लघु है, फिर ये इसका मतलब यहाँ पे पे आधा और रे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये लघु और ये लघु और ये ई छोटा लघु, तो चारों चरणों का प्रथम वर्ण यदि लघु है, इसका मतलब वहाँ पे उपेंद्र वज्र है बस। उसके बाद में उपजाति का देखिए, उपजाति में इसमें ये 11 वर्ण है, फिर इसमें लघु और ये लघु और ये ऊ बड़ा है तो यहाँ पे आ गया गुरु, और यहाँ पे ये ई छोटा है तो ये लघु, तो इसका मतलब 3 तो लघु और 1 गुरु मिक्स हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब चारों चरणों में कोई प्रथम वर्ण यदि मिक्स हो जाए, अलग अलग हो जाए, कोई लघु कोई गुरु, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे आपको उपजाति माना है। और ऐसा यदि हो रहा है तो ऑप्शन में जो स्थिति आ रही है ऑप्शन में फिर आपको वो सही करना है। तो ये आपके 11 वर्णों वाला छंद कौन सा है, 11 वर्णों वाला छंद इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इन तीनों में से बस आपको वो शर्त ध्यान में रखनी है। यदि प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण दीर्घ स्वर आ रहा है, गुरु आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इंद्र वज्रा, लघु आ रहा है वहाँ पे उपेंद्र वज्रा, और मिक्स आ रहा है तो वहाँ पे उपजाति। उसके बाद में आता है 11 के बाद में 12 वर्ण वाले छंद। ठीक है, 12 वर्ण वाले छंद, 11 के पहले 8 के बाद में 11 आ रहा है 12। ठीक है, 12 वर्ण वाले 3 छंद है, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग पर्याद। ठीक है, और ये भी तीनों वर्णिक छंद है, उसमें 12 प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, वर्ण गिनने कि 12 आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं तो वो, और 12 आ रहे हैं तो ये, इन तीनों में से। तो देखिए इसके जो लक्षण है, इनके जो लक्षण वो देखिए, वंशस्थ के लक्षण देखिए पहले कि 12 वर्ण होते हैं तथा सबसे पहले जगण, यानी कि ये आई, जगण का मतलब है जय, वो सूत्र देखें, ये माता राजभान सलगावल देखें ना, तो जय भान है। ठीक है, जय भान, ये माता राजभान सलगावल जो सूत्र, वो सूत्र यहाँ पे काम आएगा। तो जगण का मतलब है कि जय भान है। ठीक है, तो जय भान का मात्रा यदि हम लगाते हैं तो जय लघु है, भा ये गुरु और ये न, तो इसका मतलब ये आई असाई मार्का। ठीक है,
यानी कि वंश कौन सा है कि बिल्कुल बहुत ही शानदार वंश है, बिल्कुल ISI मार्का वाला छंद है, ISI मार्का वाला वंश है। कई बार कहते हैं ये कौन से वंश का है कि बहुत शानदार वंश है, बिल्कुल ISI मार्के वाला वंश है ना। तो इतना ध्यान रखना, वंशस्थ का मतलब ISI मार्का, ठीक है। यानी कि 151, इसको चाहे 5 मान लो भले, 151 है ना, 151 वंश, 151वां वंश। कौन सा वंश है? 151वां वंश है। यानी कि ये जैसे मान लो कि मौर्य वंश में कौन सा वंश है? 151वां नंबर वंश है ना, तो वंश 151, ठीक है। कौन सा वंश है? यानी वंशस्थ यानी 151, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना 12 वर्ण है तीनों में भाई, वंशस्थ में, भुजंग पर्यात में और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। अब ऑप्शन में मालूम में से कोई आएगा तो 3 ऑप्शन आएंगे ये। अब आपको वर्ण गिने, 12 वर्ण आ रहे हैं, अब 12 वर्ण वाले छंद कौन से? 3 है। अब 3 में है कौन सा, इतना ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि जो 4 चरण है, 4 चरणों में यदि प्रथम यदि हम जोड़ा बनाते, 3 दिन का जोड़ा बनाते और प्रथम जोड़ा में यदि 151 आ रहे हैं, यानी ISI यानी लघु, गुरु और लघु वापस आ रहा है, तो इसका मतलब 151 मान लो, चाहे ISI मान लो, वंशस्थ, ठीक है। तो इसका मतलब यदि ऐसा आ रहा है यानी जगन आ रहा है, जय भान आ रहा है, जय भान है, ठीक है। ये माता राजभान छलका वाला जो सूत्र है, तो यहाँ पे 3 के जोड़े बनाते हैं। ये माता, माँ तारा, तारा जय, जय भान है, तो जय भान आ रहा है। तो जय भान का मतलब है कि लघु भा का गुरु और नय का लघु, यानी कि 151 या ISI मार्का वाला वंश, ठीक है। 151वां वंश, ऐसा सूत्र बना, ट्रिक बना लो कि वंशस्थ 151 वंश, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक बना लो, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। कि अब दूसरा द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं और इसमें प्रथम में पहले क्या था? नगण, ठीक है। इसमें नगण आएगा, नगण, या इसमें चार होते हैं। यदि आप याद रख सकते हो तो ऐसे याद रख सकते हो, न, ये सूत्र है, आप ऐसे याद रख लेना, न भय र, या नभ भर, नभ यानी आकाश, ठीक है। द्रुत विलंबित यानी द्रुत यानी गति से, बादल आकाश में, नभ के अंदर बादल द्रुत गति से जाते हैं ना, द्रुत गति से भरे हुए बादल, जल से भरे हुए बादल द्रुत गति से बहते हैं ना। तो नभ भर में, नभ में भरे हुए बादल द्रुत गति से जा रहे हैं ना। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो और जिसमें एक नगण, एक भगण, एक नगण, 2 भगण और एक रगण हो, ठीक है, ऐसा हो, तो वो या ऐसा ध्यान रखना कि 12 वर्ण है और प्रथम जो चरण है उसका, प्रथम चरण में 3 का हमने समूह बनाया, जोड़ा बनाया, उसमें यदि मात्रा लगाएं तो यदि नगण आ रहे, लघु 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 आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे द्रुत विलंबित है। उसके बाद में भुजंग पर्यात, ठीक है। तो भुजंग पर्यात है, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं और इसमें यगण है, ठीक है। आपने जिस देखा होगा कि सांप को यदि हम पकड़ते, भुजंग यानी सर्प, सांप को उठाते हैं तो वो ऐसे आगे लटकता है पहले, और जब सांप सीधा होता है फिर ऐसे वो ऐसे चलता है ना, आगे वाला मुंह उसका सीधा, फिर उसके बाद ऐसे, तो भुजंग यानी सर्प। तो उसका मतलब ये पहले ये तो ये हो गया, फिर ये इसके बाद में ये 2 ऐस हो गए। भुजंग पर्यात का मतलब है कि लघु गुरु, ठीक है, लघु गुरु, यानी कि इसका मतलब यगण, ठीक है। यगण में ये यानी ये का मतलब ये भी ऐसा होता है, तो यगण आता है। जिस छंद का प्रथम चरण यगण हो, जिस छंद के चारों चरणों में प्रथम जो गण हो वो यगण हो, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे भुजंग पर्यात होता है, ठीक। भुजंग यानी सर्प, और सांप पहले आगे सीधा होता है, उसके बाद में फिर वो आगे से जब चलता है तो घूम के चलता है, तो ये सीधा, इसके बाद ऐसे वो चलता है। तो ये 2 ये बन गए, तो लघु और गुरु, ठीक है। और या ऐसे रख लो, जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा आपको याद रहता है वैसा। याद रखने तरीके बहुत सारे होते हैं, किसी भी प्रकार से याद रहना चाहिए बस, ठीक है। याद रहना चाहिए, चाहे तरीका आपका कोई सा भी हो, याद मतलब उसका समझ में आना चाहिए, ऐसा हो तो ये हो रहा है। यानी प्रथम चरण यदि मान लो कि नगण हो तो इसका मतलब द्रुत विलंबित, और प्रथम चरण का प्रथम गण यदि ये हो, ये गण, तो इसका मतलब वहाँ पे ये भुजंग पर्यात। अब देखिए उदाहरण देखिए आप, पहले आपने क्या गणना करनी है? 12 वर्ण गिनने हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मान लो ये नहीं हो लगी हुई तो 12 पे फिर उसका रुक के कोमा लगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आधा है इसलिए इसको हम नहीं गिनेंगे। मैं आधा है, हलंत है, नहीं गिनेंगे। 12 आ गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आधा है इसलिए नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आधा है और ये आधा है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो 12 12 वर्ण आ गए। इसको 12 12 वर्ण आ गए तो कौन सा हो सकता है, या तो वंशस्थ या भुजंग पर्यात या द्रुत विलंबित, तीनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि 12 वर्णों वाले 3 छंद है। ठीक है, वंशस्थ और द्रुत विलंबित और भुजंग पर्यात। अब आपको ध्यान में रखना है कि यदि मान लो कि वंशस्थ है तो यदि ये 4 चरण है तो इस चरण में 3 का जोड़ा बनाया हमने। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाया, इस पर मात्रा लगा के देख ले। यदि ये ISI यानी कि 151 वंश कौन सा है, 151वां वंश। ठीक है, 151 नंबर का वंश है, ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो, प्रथम चरण में 3 का हमने जोड़ा बनाया, याद है इसमें काउंट होते हैं ये लघु, और ये इसमें काउंट होते हैं गुरु, और ये थ लघु। इसके बाद में यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे तो लघु गुरु और लघु। यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे, लघु गुरु और ये ई छोटा इसलिए लघु। तो जहाँ पे चारों चरणों का प्रथम वर्ण, चारों चरणों का प्रथम गण यदि आपके ये आए, जगण है ना, जय भान है, जय लघु भा गुरु, और ऐसा आ रहा है 151 यदि आ रहा है चारों चरणों में प्रथम चरण, तो फिर इसका मतलब वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे वंशस्थ है। उसके बाद में देखिए द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसी के ये या उसमें मैं इसमें काउंट होते ये, क्योंकि ये तो इधर ये इसके अंदर इसमें क्या निकलेगा, दया था, और ये वह निकलेगा, तो ये 12। तो ऐसा आ रहा है 12 12 वर्ण आ रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे द्रुत विलंबित है। अब हमें गण बना के देखना है कि प्रथम ये 3 का जोड़ा, 3 ये गण, प्रथम ये गण बनाया। ठीक है, अब देख लो कि लघु लघु और ऊ छोटा लघु, और ये लघु लघु और लघु, लघु लघु और लघु, लघु लघु, और री की मात्रा है री, ए ई ऊ री। तो स्वर में री स्वर है, तो स्वर को गिनना में व्यंजन से मतलब नहीं है। तो चारों में लघु लघु आ रहा है तो नगण आ रहा है। ठीक है, और आगे भी हम काउंट करें तो भगण आएगा, फिर नगण आएगा, फिर 2 और भगण, 1 नगण 2 भगण, और अंत में 1 रगण। ठीक है, सार है। तो अपने वो आगे हमने ध्यान रखना है कि चारों में यदि प्रथम वर्ण नगण आ रहा है तो समझो वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे द्रुत विलंबित है। ठीक है, उसके बाद में भुजंग पर्यात में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 12 वर्ण आ रहे, 12 12 वर्ण आ रहे हैं। तो 12 वर्ण आ रहे, इसका मतलब ये भुजंग पर्यात है। अब हमें 3 का जोड़ा बना के देख लीजिए, ये बना, जोड़ा बना के देखा हमने। अब देखिए कि आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे चला गया, लघु ये गुरु और ये गुरु, लघु गुरु और गुरु, लघु गुरु और गुरु, लघु गुरु, और इसमें भी यहाँ पे ये आएगा तो ये गुरु अनुस्वार आएगा। तो ये यदि सांप होता है, भुजंग होता है, सर्प होता है, सीधा आ जाके फिर ऐसे ये ऐसे चलता है। तो यदि प्रथम चरण यदि यगण आ रहा है, ये माता राज भानसलगन, ये माता, तो देखो ये माता में, ये माता जो सूत्र था उसमें अपने ये माता का जोड़ा बनाया था हमने, ये माता, तो ये इसका भी लघु गुरु और गुरु। ठीक है, तो ये यदि चारों चरणों में ऐसा आ रहा है कि लघु गुरु गुरु आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे भुजंग पर्यात छंद है। ठीक है, वहाँ पे 12 वर्ण आ रहे हैं, तो वंशस्थ या द्रुत विलंबित या भुजंग पर्यात, तीनों में से कोई भी हो सकता है। बस आपके ध्यान रखना है कि 151 यानी ISI या लघु गुरु लघु आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे वंशस्थ, और जहाँ पे नगण आ रहा है यानी कि तीनों गण लघु आ रहे हैं। ठीक है, लघु 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 यानी नगण आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे द्रुत विलंबित, और जहाँ पे लघु और गुरु गुरु ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे भुजंग पर्यात वहाँ पे छंद है। बस ये वर्णिक छंदों में 12 वर्ण वाले छंद है। आप उसके बाद में 13 नहीं है, उसके बाद में आता है 14 वर्ण वाला छंद। ठीक है, 8 11 12, उसके बाद में आता है 14, 13 भी नहीं है। तो इसमें देखिए
ये आता है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद है और इसमें ये भी समवर्त छंद है और इसमें 14 वर्ण वाला छंद है, ठीक है। और इसमें ये अपने को अभी कोई ज़्यादा ध्यान है क्यों 14 वाला एक ही है, इसलिए 14 वर्ण आ गए तो समझो वसंत तिलका है, ठीक है। 14 वर्ण आ गए तो वसंत तिलका है। बाद में इसमें जगन तगन इसका आपको कोई चक्कर नहीं रखना, भी आपको ध्यान रखना 14 वर्ण आ रहे हैं, इसका मतलब वसंत, यानी वसंत कितने साल का है? 14 साल का, ठीक है। 14 साल का लड़का वसंत, ठीक है। 14 साल का लड़का वसंत। और अभी इसके बाद में 15 आएगा मालिनी, यानी मालिनी नाम की लड़की 15 साल की है, तो 14 साल का वसंत, 15 साल की मालिनी। इतना ध्यान रखना है क्यों 14 और 15 वाले बस एक एक है। यदि मान लो ऐसे ज़्यादा, जैसे 11 में 3 है, ठीक है, 12 में 3 थे, 11 में 3 थे, तो वो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा वो आगे, जबकि एक एक है तो 12 वाला 14 वाला एक है, 15 वाला एक है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा वो जगन तगन का चक्कर रखना नहीं है। बस 14 आ रहा है इसका मतलब वसंत तिलका और 15 आ रहा है इसका मतलब मालिनी छंद, ठीक है। अब देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण आ रहे हैं। 14 वर्ण आ रहे इसका मतलब वसंत तिलका। आपको इतना ध्यान रखना है कि जिससे छंद के प्रत्येक चरण में, भले ये मान लो ये अभी ऐसा यहाँ पे होता, मान लो आगे लाइन ये कोमा यहाँ पे यति है और फिर यति यहाँ पे, और यदि वो श्लोक के जैसा होता तो यदि 14 आ रहे हैं चारों चरणों में तो वसंत तिलका, ठीक है। तो वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ये भी वर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है ये भी। उसके बाद में आता है 15 वर्ण वाला छंद है, ठीक है। ये 15 वर्णों वाला छंद आता है। तो 15 वर्णों वाला मालिनी छंद है जिसमें 15 वर्ण होते हैं और ये भी समवर्त छंद है, ठीक है। और प्रत्येक चरण में 15 होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, 60 वर्ण, उसमें 14 इंटू 4 और इसमें 15 इंटू 4, इसमें 60 वर्ण होते हैं सारे पूरे श्लोक में। यदि हम गिने चारों चरणों मिला के 60 होते हैं, तो 14 आए तो वहाँ पे वसंत नाम 14 साल का वसंत और 15 साल की मालिनी, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोमा गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हलंत है, इसको हम नहीं गिनेंगे। 15 गए, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण आ गए। बस वर्ण गिनने 14 आ रहे हैं तो वसंत तिलका, 15 आ रहे हैं तो मालिनी, ठीक है। 14 साल का वसंत और 15 साल की मालिनी। बस इसमें और नहीं है, एक से अधिक होते यदि मान लो 15 वर्ण वाले छंद और होते तो फिर अपने वो देखना पड़ता, कोई अंदर लक्षण देखने पड़ते। इनके लक्षण सीधी से है कि 14 वर्ण आ रहे हैं वहाँ पे वसंत तिलका और 15 वर्ण आ रहे हैं वहाँ पे मालिनी। उसके बाद में 15 के बाद में 16 नहीं है, 14 देखो 8 11 12, उसके बाद में 14 15, उसके बाद में आ गया 17, ठीक है। 17 वर्णों वाला छंद, ठीक है। अब 17 वर्ण वाला छंद में 2 छंद है, ठीक है, शिखरणी और मदाक्रांता, ठीक है। इसमें 2 है भाई, वो तो एक एक थे इसलिए कोई चक्कर नहीं है। इसमें 2 आ गए, 17 वर्ण वाले 2 है, ठीक है। 17 वर्णों वाले छंद 2 है, तो इसमें 17 प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसके लक्षण देखिए, इसके क्यों 2 आगे इसलिए इसके लक्षण ध्यान में रखने अपने को कि यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु है, चारों पादों में प्रथम वर्ण यदि लघु, वैसे शिखरणी में देखिए सी छोटा लघु, ठीक है। चारों पादों में प्रथम वर्ण यदि लघु है और चारों पादों में प्रथम वर्ण यदि गुरु है, ठीक है। तो मंदाक्रांता में शिखरणी में देखो ये सी छोटा है तो लघु, और ये इसमें काउंट होगा आधा इसमें काउंट होते हैं, क्या हो जाएगा गुरु, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि शिखरणी ई छोटा इसलिए लघु आएगा। मंदाक्रांता में अनुस्वार कर दो, चाहे नया आधा इसमें जोड़ दो आगे वाले में, क्योंकि लघु स्वर के बाद में यदि आधा हलंत वर्ण है तो भी आगे आधा अक्षर है तो आगे वाले में काउंट होकर वो दीर्घ माना जाएगा। तो ये दीर्घ माना जा रहा है तो ये गुरु। तो नाम से पता चल रहा है कि 14 वर्ण, ये 17 वर्ण वाले 2 छंद है, शिखरिणी और मंदाक्रांता 2 है। आक्रांता आक्रमणकारी
बार ये 17 में खतरा है ना, वैसे भी ध्यान रखना है आपको। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 17 वर्ण, तो यदि लघु आ रहा है तो शिख ऋणी, और गुरु आ रहा है तो 1 आ रहा है तो शिख ऋणी और मंदा क्रांता, 2 आ रहा है, गुरु आ रहा है तो वहाँ पे मंदा क्रांता। वो 17 पहले वर्ण गिने, 17 आ रहे हैं तो इन 2 में से कोई हो सकता है। ऑप्शन में दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों निश्चित आपको मिलेंगे। और फिर देखना इसमें है कौन सा, चयन कौन सा करना है, ये अपने को देखना है। तो देखिए वर्ण गिन लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आधा वर्ण को नहीं गिनना है, यानी अपने को स्वर युक्त व्यंजन को गिनना है, आधे अक्षर को अपने को इसमें नहीं गिनना है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। एक मिनट दोबारा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कोई हो सकता है एक कोई इसमें कोई रह गया हो, तो वो ध्यान रखना अपने को कि यदि 17 आ रहे हैं, 17 वर्ण आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे अपने को शिख ऋणी या मंदा क्रांत है। अब अपने को देखना है यदि प्रत्येक चरण के प्रथम वर्ण यदि लघु आ रहा तो शिख ऋणी और गुरु आ रहा तो मंदा क्रांत है। यहाँ पे देखिए सब में लघु 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 ये सारा है। और इसी प्रकार देखिए इनमें ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आधा है इसलिए इसमें काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, 17 वर्ण आ गए। अब इसमें देखिए कि प्रथम चरण में ये दीर्घ स्वर, और ये इसमें आधा इसमें जुड़ते ही दीर्घ हो जाएगा, ये आधा इसमें काउंट होते ही दीर्घ हो जाएगा, और ये आधा इसमें काउंट होते ही दीर्घ हो जाएगा। तो यदि 17 वर्ण आ रहे हैं प्रथम चरण का, यदि चारों चरणों में प्रथम वर्ण यदि लघु आ रहा है तो वो शिख ऋणी और गुरु आ रहा तो मंदा क्रांत था। उसके बाद में अब देखिए 17 के बाद में आ रहा है 18 नहीं है 19 वर्ण वाला। ठीक है, 19 वर्ण वाला शार्दुल विक्रीडितम छंद। 17 के बाद 19 आ रहा है। 19 वर्ण वाला छंद कौन सा? शार्दुल विक्रीडितम छंद। शार्दुल यानी शेर, जो सिंह है शेर, यानी कि 19 वर्णों का ये समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, अतः चारों चरणों में कुल मिला के 19 × 4 ये क्षेत्र वर्ण वाला समूह यानी शार्दुल शेर को कहते हैं। उसका विक्रीडितम यानी खेलना ऐसा प्रसिद्ध है कि सिंह है 12 हाथ लंबाई में तथा 7 हाथ ऊंचाई में छलांग लगाता है, यानी 12 हाथ लंबाई में और 7 हाथ ऊंचाई में छलांग मारता है, इसलिए इसका नाम हुआ शार्दुल विक्रीडितम, यानी कि 12 हाथों लंबाई में और 7 हाथ ऊंचाई। ठीक है, तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ा शार्दुल विक्रीडितम। ठीक है, यानी सी है 12 हाथ ऊंचाई और 12 हाथ लंबाई और 7 हाथ ऊंचाई में छलांग मार सकता है, इसलिए उसका नाम होगा शार्दुल विक्रीडितम। इस छंद का नाम है। अर्थात इसमें जो गायन करते हैं तो इसमें इतने लंबा उसमें लेके उसको गायन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना 19 पहले आपको वर्ण गिनने, 19 वर्ण गिनने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ही, इसलिए इसमें भी लक्षण की आवश्यकता नहीं। 19 वर्ण वाला छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीडितम, यानी कि जो शेर है वो 12 हाथ लंबाई और 7 हाथ ऊंचाई में वो छलांग मारता है, इसलिए उसका नाम शार्दुल विक्रीडितम है। और इसमें एक ही छंद, इसलिए इसमें लक्षण की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस आपको इसमें थोड़ा याद रखना है। उसके बाद में बात आती है 21 वर्ण वाला। 19 के बाद में 2 और जोड़ दो प्लस 21 है ना। 21 वर्ण वाला छंद कौन सा है? स्त्रगधरा। ठीक है, स्त्रगधरा छंद है।
सर्गधरा छंद इसमें देखिए किसमें होते हैं 21 वर्ण। यह भी है कि इसमें लक्षण इसमें याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। 21 वर्णों वाला छंद कौन सा? सर्गधरा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। 21 आ रहे हैं, चारों चरणों में 21 आएंगे। तो 21 वर्ण यदि आते हैं तो वहाँ पे कौन सा? वहाँ पे सर्गधरा छंद है। तो इस प्रकार ये आपके जो अपने इसमें इस जो भाषा द्वितीय के अंदर जो संस्कृत में जो छंद है, छंद प्रकरण है, इसमें इतने छंद है, इनको आपको ये शॉर्ट ट्रिक से इनको आपको याद रखना है। ऑप्शन में दिए आते हैं, तो इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करना। इस जो ये पूरा जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और कल आगे वाले एक वीडियो में एक बार हम अभ्यास के लिए इसकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, और उसमें प्रश्न के साथ में अभ्यास भी हो जाएगा और अपना एक प्रकार से रिपीट भी हो जाएगा अभ्यास के साथ में। और इसी के साथ में अपने आज विराम देते हैं। और फिर भी आपकी कोई समस्या है तो बिल्कुल आप ढाका जी सर से बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं और आगे हम और समाधान करेंगे। नमस्कार।